हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजिंग। इसका पहले का जो भी टॉपिक है जो आज इस वीडियो में कराऊंगी, इससे पहले वाला टॉपिक मैंने पहली वाली वीडियो में डिटेल्ड में भी बता रखा है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी कि आपके हाथ से कोई भी मेरी न्यू वीडियो मिस ना हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। पहले टाइप्स करने वाले हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। Organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed। ये डेफिनेशन जो मैंने बोली है ये बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज दे रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसको बहुत गौर देना क्योंकि ये 1 मार्कर में बहुत बार आता है, बहुत बार आ चुका है। तो वो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। क्या है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ एक सुपीरियर है वो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी एक सुपीरियर के हाथ में कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल में है। मान लीजिए कि जो क्लासेस वगैरह होती हैं, एक क्लास के अंदर अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो यानी वहाँ पे जो क्लास टीचर है वो कितने, जो भी टीचर है, क्लास टीचर की तो बात अलग है क्योंकि हर एक अलग अलग टीचर होता है सब्जेक्ट का, तो जो भी टीचर है वो कितने बच्चों को एक सेक्शन के अंदर कंट्रोल कर रहा है, 40, ठीक है। तो यानी ऐसे ही एक मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजर है, उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो 30 सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो एक टाइम पर कितने सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो किसको उसको हम क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, यानी किस बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। फर्स्ट टाइप है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल and organizing these major functions as separate departments create a functional structure। ये लाइन भी स्टार्टिंग की ही लाइन है आपकी बुक की, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। यानी कि ग्रुप बना लेना सिमिलर नेचर के फंक्शंस का, कि जिससे हम क्या कर सकें, उनके जो भी वर्क हैं अच्छे से उनको डिवाइड कर सकें, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दिस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिविजन्स। यानी कि जो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, पहले जो डिवीजन करता है वो यूनिट्स में डिवीजन करता है, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर डिवीजन करता है। नेक्स्ट फिर उसके अंदर बाद में क्या होता है, ईच यूनिट हैज़ अ डिविजनल मैनेजर। हर एक यूनिट का डिवीजन मैनेजर होता है, हर एक यूनिट अलग अलग तरीके के मैनेजर को फिर क्रिएट करती है। एंड हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर द यूनिट, और जिसकी यूनिट के ऊपर पावर पूरी की पूरी उस मैनेजर के हाथ में होती है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए इसका एक डायग्राम देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर का ये है डायग्राम। मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे हमने क्या कर दिया, फंक्शंस में डिवाइड कर दिया ग्रुप्स को। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट बना दिए गए। ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, फंक्शंस के ऊपर। मार्केट में अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये किसके ऊपर हमने डिवीजन करी है, फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर का, ये है डायग्राम। पहले हमने ये देखो, इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो उनकी प्रोडक्ट लाइन थी, जो उनकी यूनिट्स थी, उसमें उनको डिवाइड कर दिया गया
कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवियर, स्किन केयर, इन सब में कर दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन सी हो सकती है हर एक पर्सन को कि यहाँ पे सिर्फ गारमेंट्स के ही प्रोडक्ट जो है फंक्शंस डिवाइड कर रखे हैं। सिंपली बात है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने किसको प्रोडक्ट, अपने सारे प्रोडक्ट बना लिया। एक कंपनी मान लीजिए कॉस्मेटिक का काम भी कर रही है, गारमेंट का काम भी कर रही है, फुटवियर का भी कर रही है और स्किन केयर का भी कर रही है। अब हर एक अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे, यानी कॉस्मेटिक का भी चार फंक्शंस पर डिवाइड होगा। कॉस्मेटिक को हम HR डिपार्टमेंट भी बनाएंगे, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, परचेजिंग भी। ऐसे ही गारमेंट्स का भी हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाएंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग। ऐसे ही फुटवियर के भी ये चारों डिपार्टमेंट बना देंगे, स्किन केयर के भी चारों डिपार्टमेंट बना देंगे। यानी हर एक प्रोडक्ट यूनिट का अलग अलग सेपरेट फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। अब इसका पहला जो हमने किया था फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी, और हम कह सकते हैं उन वर्कर्स को भी मेनली। ठीक है, पहला एडवांटेज ये है कि जो अगर फंक्शंस के ऊपर डिवीजन है, हर एक काम जो है सिमिलर नेचर में हमने डिवाइड कर दिया, तो वो पर्सन अगर उस काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस काम में और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये होता है कि ये जो है हमारा जो मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी हेल्प से प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज है कि हम लोग इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जो डायरेक्टर है, जो मेन मैनेजर वगैरह है, वो इसको अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होता वर्क का, लो कॉस्ट में काम आसानी से हो जाता है, बहुत कम डुप्लीकेशन होता है काम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस पे हर अलग अलग तरीके से अटेंशन दे सकते हैं। जैसे मुझे अभी परचेज का सिस्टम देखना है तो मैं परचेज डिपार्टमेंट में जाके आराम से उस सिस्टम को देख सकती हूँ। अगर मैंने कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया होता तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं किसके पास जाऊँ और क्या इन्फॉर्मेशन मैं लूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं इसका कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है कई बार। मान लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग हमारा परचेज डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मान लेते हैं। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट हैं। अब दोनों को सेम टाइम पर पैसे की नीड है, फाइनेंस की नीड है। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो अगर कहे कि नहीं मैं तो परचेज वाले डिपार्टमेंट को दूंगा, रिसर्च और डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट को मैं नहीं दूंगा पैसा, तो क्या होगा, दोनों में क्या आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगी। यानी यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन हम लोग अच्छे से नहीं बना पाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, यानी कन्फ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हर कोई यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं हर कोई स्पेशलिस्ट बन जाता है, फिर वो अपना एक्सपीरियंस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है, दूसरों की बात नहीं सुनता। ठीक है, फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ सुटेबल है, यानी मोस्ट सुटेबल कहाँ पर है फंक्शनल डिपार्टमेंट, जहाँ पर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा है। दूसरा कि डाइवर्स एक्टिविटी है, डाइवर्स एक्टिविटी यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के ऊपर हम लोग क्या बना देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। फिर और कहाँ एक और पॉइंट आता है कि हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की नीड है। ये था फंक्शनल डिपार्टमेंट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसकी सुटेबिलिटी। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर्स। डिविजनल स्ट्रक्चर्स में क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, दूसरा कि ये जो है फ्लेक्सिबल है और इनिशिएटिव इन नेचर है, यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रमोट करता है और इनिशिएटिव को भी
प्रमोट करता है। इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से डिसीजन और फास्टली डिसीजन को मेक कर सकते हैं। इसकी ये क्या दिखाता है हमें कि हमारी जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है और किसी भी चीज़ में इंटरप्शन नहीं लाता। और इससे हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की डिफरेंट परफॉर्मेंस पता चलती है, डिफरेंट प्रॉफिट्स पता चलते हैं, उनकी डिफरेंट रिवेन्यूज़ पता चलती हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना वर्क एक्चुअली में किया है। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यानी इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट इंक्रीज कैसे हो जाती है। अब देखो कॉस्मेटिक वाला, देखो ध्यान से, कॉस्मेटिक वाले के भी HR, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ऐसे ही गारमेंट वाले के भी चारों डिपार्टमेंट, फुटवेयर वाले के भी चारों डिपार्टमेंट, स्किन केयर वाले के भी चारों डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट बन गए। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट में तो इंक्रीजमेंट आई ही आई। हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग तरीके के हमने डिपार्टमेंट बना दिए। फिर तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि ये क्या करता है, ये लोग क्या करने लग जाते हैं, इनको जब अब एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इतने सारे डिपार्टमेंट का वर्क नहीं देख सकता, तो इनको थोड़ी छूट मिल जाती है और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। टोटली इग्नोर करके क्या करने लग जाते हैं, अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करने लग जाते हैं। और इसका एक मेन ये भी है कि इसमें क्या हो जाता है, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज और है कि वर्क का डुप्लीकेशन हो जाता है। अब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग फंक्शंस में उनको डिवाइड कर दिया, तो अलग अलग जो फंक्शंस हैं उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क किया जाएगा। फिर इसकी जो सुटेबिलिटी है वो कहाँ पर है, डिवीजन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइजेस वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर लार्ज वेराइटी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ठीक है। When an organization grows and needs to add more employees, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो नए एम्प्लॉयज़ को लगाए, क्रिएट मोर डिपार्टमेंट्स, नए डिपार्टमेंट्स लगाना चाहती है, या कई नए लेवल्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो वहाँ पर ये सुटेबल है। ठीक है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि है हमारे पास, इसका कंपेरेटिव व्यू यानी डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, ये इनकी जो फर्स्ट है फंक्शनल डिपार्टमेंट, देन सेकंड है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इन दोनों की फॉर्मेशन के ऊपर क्या है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन फंक्शन पर होती है, जो प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर है उनकी जो फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट लाइन पर की जाती है। फिर उनको किससे सपोर्ट किया जाता है, फंक्शन से। पहले प्रोडक्ट लाइन पे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम किस में डिवाइड कर देते हैं, उनको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है कि स्पेशलाइजेशन के बेस पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन स्पेशलाइजेशन होती है, यानी फंक्शन वाले जो पर्सन्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज हो जाते हैं। दूसरा इसमें स्पेशलिटी क्या होती है डिवीजन स्ट्रक्चर में, वो होती है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी प्रोडक्ट के बेसिस पर किया जाता है। जिस जिसके बेसिस पर डिवीजन की जाती है वो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्या है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो डिफ़िकल्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में, उसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट कहाँ पर डिफ़िकल्ट होती है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, और ईजियर होती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। कॉस्ट फंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, कम लगती है, इकोनॉमिकल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन का काम नहीं होता, कोई भी फंक्शन हम डुप्लीकेट परफॉर्म नहीं करते। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं, और ये कैसा पड़ता है, फिर कॉस्टली पड़ जाता है। कोऑर्डिनेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना मुश्किल होता है अगर वहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हो, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट बना दी हो, 3 से 4 प्रोडक्ट बनाती हो, और इसमें आसान हो जाता है चाहे कितने भी प्रोडक्ट्स हों। ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, और कोई भी डाउट्स हैं तो
कमेंट सेक्शन में बता दें। बाय।